चलो बच्चा, एक और नया टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो क्या है, जब एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी वो समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये समझ लो, इंसॉल्वेंट का मतलब बहुत सिंपल है, ड्यू डेट से पहले ही हो सकता है या ड्यू डेट पे ही हो सकता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वो पहला मेन पॉइंट आपको वो ध्यान में रखना है, बिल नोटिंग नहीं करवाना है। हमें सिंपल उसकी रिवर्स इफेक्ट डालनी पड़ेगी कि अब हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएंगे और डेटर्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो आपके माइंड में रखना है, जितना फुल एंड फाइनल हमें डिविडेंड या हमें जो पैसे मिलेंगे उतना हम कैश या बैंक में लिखेंगे, बाकी का हमें बैड डेट कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बैक ऑफ माइंड आपको जो ध्यान में रखना है, अब आगे के सारे पॉइंट में जब भी हम बिल रिन्यू करते हैं या इंसॉल्वेंट होता है तो उसमें नोटिंग चार्जेस वाला केस नहीं आएगा। हम वो वकील के पास नहीं जाएंगे और नोटिंग चार्जेस नहीं पे करेंगे, क्योंकि वो पता है अब इंसॉल्वेंट हो गया है तो अब उससे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। क्लियर है? चलो बच्चा, तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। आगे चलते हैं। इफ़ द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल डिक्लेयर द इंसॉल्वेंट एंड द कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज़ अंडरस्टूड दैट द बिल एक्सेप्टेड बाय हिम इज डिसऑनर ऑन द डेट ऑफ इंसॉल्वेंटी। तो यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ ने बोल दिया कि ये इंसॉल्वेंट हो गया तो ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे वो डिसऑनर होने ही वाला है। अकॉर्डिंग टू द ड्रॉअर ऑफ अ बिल पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स। तो ये तो एकदम सिंपल बात है, वो उसको नेसेसरी जनरल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी, जिसमें वो डिसऑनर का कंसिडर किया जाता है। आगे चलते हैं। नॉर्मली व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर द पर्सन द इंसॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो अपॉइंट द ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द असेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, हु इज़ नोन एज अ रिसीवर। इनका काम क्या होता है रिसीवर का, कि उसकी जो भी पर्सनल असेट होगी वो सारी बेच देंगे और लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए वो सारा यूज़ होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। द receiver obtain the possession of asset of insolvent person and also dispose of them. This payment is made proportionately on the basis of proceed of asset and the payment are so received legally known as a dividend. और जो पैसे नहीं मिले उसको बैड डेट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है अमाउंट इज नॉट रिसीव बाय क्रेडिटर इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज अ बैड डेट्स। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो रिसीवर है जितने पैसे उसके रिसीव हो जाएंगे उसकी पर्सनल असेट बेच के, वो सारे प्रोपोर्शनेटली जितने भी क्रेडिटर होंगे उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन जो अमाउंट नहीं मिल रही वो हमें क्या कंसिडर करनी है, बैड डेट कंसिडर करनी है। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद बच्चा जो दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पर वो पढ़ लेते इतना, सुभाष हैज़ टू कलेक्ट 24,000 फ्रॉम सुहास। तो सुभाष को पैसे लेने थे 24,000 फ्रॉम सुहास, सुहास से उससे पैसे लेने थे। सुहास बिकम इंसॉल्वेंट, सो ओनली 16,000 रिसीव फ्रॉम द रिसीवर। तो उसको पैसे कितने मिले, 16,000। तो कितने नहीं मिले, तो 8,000 नहीं मिले। 24,000 माइनस 16,000, तो 8,000 नहीं मिले। जो नहीं मिले उसको बैड डेट कंसिडर करना पड़ेगा। बैलेंस अमाउंट 8,000 इज रिटर्न एज अ बैड डेट इन द बुक्स ऑफ सुहास। सुहास के बुक्स में हमें वो लिखना पड़ेगा बैड डेट्स। समझ में आ रहा है? अभी ये जो है इसका एक इलास्ट्रेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर पहले इसका जो मैंने मेन पॉइंट बोला है कि आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा, खाली आपको रिवर्सल एंट्री करनी है। और दूसरा जो पॉइंट है, जितना अमाउंट मिलता है वो कैश एंड बैंक में जाएगा और बाकी के बैड डेट्स में आएगा। वो मेन 2 पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है। तो बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।